गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था। आज मैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में ज़रूर लिख कर देखेंगे और याद करेंगे। पहला नियम है, यदि किसी चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है और इस प्रकार पैदा हुए विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। ये बात मैंने कल भी कहा था, जब तक चुंबक आगे पीछे होती रहेगी, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहेगा, तब तक कुंडली में, बंद कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और धारा बहने लगेगी। इस प्रकार बहने वाली धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। द्वितीय नियम क्या है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जितनी ज़्यादा होगी, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही ज़्यादा होगा और धारा का मान भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार ये दोनों नियम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें याद करें और कॉपी पर लिखकर देखें। अब बच्चों, ये जो परिपथ में धारा प्रेरित हुई है, इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए भी फ्लेमिंग ने एक नियम दिया, लेकिन इस बार उन्होंने दाएं हाथ का प्रयोग किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे को फैलाया था एक दूसरे के लंबवत, उसी प्रकार दाएं हाथ का नियम भी है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वही प्रथम उंगली और चालक की गति में अंगूठा, और प्रेरित धारा की दिशा जो है वो मध्यमा उंगली दर्शाएगी। तो ये नियम भी महत्वपूर्ण है, इसे भी लिखें और याद करें। अब बच्चों, जैसा कि हम जान चुके हैं कि हम चुंबक की सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, तो हमने इस प्रकार के यंत्र बनाए जिन्हें विद्युत जनित्र कहते हैं। अब इसमें भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत जनित्र किस प्रकार की ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है ना? तो दो प्रकार के विद्युत जनित्र हैं हमारे पास, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। जो हमारे घरों में विद्युत धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, और जो हमें बैटरी या सेल से मिलती है वो दिष्ट धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा दोनों दिशाओं में बहती है, दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। इन विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत वही है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। जब किसी बंद कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिससे कुंडली में अगर वो बंद है तो विद्युत धारा बहने लगती है। ये धारा जनित्र जो हैं, इनकी संरचना बिल्कुल मोटर के समान है। जैसे कि मोटर को आपने बना के देखा होगा, उसी प्रकार की है। पहले वही क्षेत्र चुंबक है, दूसरा वही आर्मेचर है, तीसरा वही सर्पी वलय। सर्पी वलय में क्या होगा, अब की बार हम पूरे वलय लेंगे। वलय को हम काटेंगे नहीं, छल्लों को हम काटेंगे नहीं। यही याद रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में हमें सर्पी वलय लेने हैं और ब्रुश बिल्कुल वैसे ही है। संरचना बिल्कुल मोटर के समान है, बस अब की बार इसका एक तार एक वलय से, ये C1 वलय है, और दूसरा तार दूसरे वलय C2 से जुड़ा हुआ है। तो कुंडली को हमने इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। अब कुंडली को हम घुमाएंगे। घुमाने से जो ये भुजा है AB, जब इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो इसमें विद्युत धारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार ऊपर की ओर बहेगी और इस भुजा में नीचे की ओर बहेगी। ठीक है? और जब कुंडली 90 डिग्री पर पहुंच जाएगी, धीरे धीरे वो कुंडली घूमेगी, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी उसमें गुजरने वाले, तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। जब कुंडली 36 से 90 डिग्री के कोण पर होगी,
उस समय चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा, तो धारा का मान भी अधिकतम होगा। और जब वो 90 डिग्री से आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे चुंबकीय फ्लक्स घटने लगेगा, जिससे विद्युत धारा का मान भी घटने लगेगा। इसके बाद जब वो 180 तक घूम जाएगी कुंडली, तब धारा का मान 0 हो जाएगा। 180 के बाद जब कुंडली आगे बढ़ती है तो जो भुजा ए बी है, जिसमें अब तक ऊपर की ओर विद्युत धारा बह रही थी, वो यहाँ पहुँच जाएगी। अब की बार उसमें नीचे की ओर विद्युत धारा बहेगी। तो ऊपर की ओर के बजाय अब नीचे की ओर धारा बहेगी, तो धारा की दिशा बदल गई। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा बदलती है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसी कार्यविधि मैंने समझाई है आपको। अब इसके बाद आता है आपका दिष्ट धारा जनित्र। इसमें भी सब कुछ वही है, रचना, चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, विभक्त वलय। बस इसमें यह है कि ये बिल्कुल हूबहू मोटर के समान है। इसमें इसमें विभक्त वलय का प्रयोग करते हैं। इसकी संरचना अगर आप पाएंगे तो बिल्कुल मोटर के समान है। मोटर, जैसे मोटर का चित्र था, बिल्कुल ही इसका चित्र है। और इसकी कार्यविधि मैं समझाता हूँ आपको कि जब आप ये कुंडली घूमना शुरू करेगी घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो भुजा जो ए बी है, इसमें ऊपर की ओर विद्युत धारा बहेगी। और वही जब ये 90 पर पहुंच जाएगी तो इसमें धारा का मान अधिकतम हो जाएगा, और 180 पर जो मान है वो 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कुंडली 180 घूमेगी, आपके जो वलय है C1 वलय C2 पर पहुंच जाएगा और C2 वलय C1 पर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो ये भुजा ए बी है, जब ये पहुंच जाएगी BC के स्थान पर, तो इसमें धारा की दिशा जो होगी वो नीचे की ओर होगी। और ये जो ब्रुश C2 था, उसमें पहले भी धारा की दिशा नीचे की ओर थी। तो जैसे ही C1 की स्थिति B2 पर पहुंचेगी, तो धारा की दिशा बदलेगी। आप जैसा मैंने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में आपको बताया है, नीचे की ओर होगी। तो B2 में धारा की दिशा हमेशा इसी ओर बनी रहेगी, क्योंकि अब आपके जो वलय हैं वो बदल गए हैं। वलय बदल जाने के कारण धारा एक ही दिशा में बहती रहती है। तो इस कारण धारा की दिशा एक ही बनी रहती है, और यही है आपके दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत। इसे अच्छे से कर लेंगे। मैंने आपको समझाई दिया है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होती हैं। एक बार फिर बता देता हूँ। प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है जो दोनों दिशाओं में बहती है, अपनी दिशा बदलती रहती है। और दिष्ट धारा वो धारा है जो केवल एक ही दिशा में बहती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये समझाया। इनकी अभ्यास करेंगे, इनका बनाकर इनकी कार्यविधि और सिद्धांत लिखेंगे कॉपी में। यह आपका गृह कार्य रहेगा। अब आता है घरेलू विद्युत परिपथ। तो बच्चों, घरेलू विद्युत परिपथ में हम जितने भी हमारे यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको हम समांतर क्रम में लगाते हैं, जिससे प्रतिरोध घट जाता है। सबका अलग अलग स्विच होता है, और कोई एक उपकरण अगर ख़राब हो जाता है तो परिपथ में धारा सुचारू रूप से बहती रहती है। ये कुछ समांतर क्रम में लगाने के लाभ मैंने आपको बताए। अब आता है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है? ये परिपथ में शुरू में ही लगाया जाता है। फ्यूज़ ये लगा हुआ है यहाँ पे। जब कभी धारा का मान उच्च हो जाता है तो हमारे उपकरणों को खराब होने का खतरा रहता है, तो हम एक फ्यूज़ तार लगाते हैं जो धारा का मान उच्च होने पर गर्म होकर टूट जाता है और परिपथ में धारा का बहना बंद कर देता है। इससे हमारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। फ्यूज़ का गलनांक ना तो बहुत अधिक होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए। अब इस फ्यूज़ के बारे में भी आप लिखेंगे, अक्सर पूछ लिया जाता है, और ये हमारे उपकरणों को बचाता है और शॉर्ट सर्किट होने से भी बचाता है। इसके बाद आता है भू संपर्कन यानी अर्थिंग। हमें अपने घर के परिपथ में अर्थिंग करानी चाहिए, जिससे विद्युत से होने वाली दुर्घटनाओं को बहुत कम, अत्यंत कम किया जा सकता है। करंट लगने की संभावना इससे घट जाती है। अतिभारण और लघुपथन। अतिभारण मतलब बहुत ज़्यादा, जब आप कोई
बड़ा उपकरण अपने घर में चलाते हैं तो इसको अतिभारण कहते हैं। और लघु पतन का मतलब होता है जब दो तार कहीं आपस में मिल जाएं तो आपका जो सर्किट है, जो आपका परिपथ है, वो छोटा हो जाता है, जिससे प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है और पूरी जो वायरिंग है उसको फूकने का डर रहता है। इसके बाद आता है विद्युत से होने वाले खतरे। ये हम भली भांति जानते हैं। आग लग सकती है, किसी को करंट लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानियां आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इन्हें पढ़ लें और अच्छे से याद कर लें और जो जो बातें मैंने लिखने के लिए बोली हैं उन्हें लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।